दोस्तों इसकी जो चढ़ाई है ना वो पहले से ज़्यादा स्टीपर होती जा रही है और यहाँ पर इसका जो रास्ता है वो पहले से स्क्वीज़ भी होता जा रहा है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जब कभी भी कोई दुश्मनी सेना इस किले को जीतने के लिए यहाँ पर आती होगी ना, तो उन सैनिकों का बहुत बुरा हाल होता होगा भाई। और ये अरावली श्रृंखला के ऊपर बना हुआ ये जो किला है, पहाड़ी को कहते हैं नाग पहाड़ी, इसलिए इसकी जो शेप है ना मेरे को बिल्कुल स्नेक की तरह दिखाई दे रही है। और दोस्तों यहाँ पर एक बात ये भी सुनने में आती है कि जब यहाँ पर ये वाला किला बनाया गया था ना, तो इस किले के बनाने के लिए पहाड़ के आधे हिस्से को काटा गया था ताकि वो जो रास्ता है वो तैयार किया जा सके। और ये बात आपको अच्छे से पता है कि पहले के जो किले वगैरह हैं वो इतनी ऊंचाई पे किस लिए बनाए जाते थे, ताकि दुश्मनी सेना को दूर से ही देख सके। अब दोस्तों हम है ना इसके एक दूसरे मोड़ की तरफ आ गए हैं, जहाँ पर हमें है ना एक बुर्ज दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। तो ये देखिए भाई, एक के बाद एक नए मोड़, नया रास्ता, और एक किले के लगभग आधे भाग में हम आ गए हैं। थोड़ा सा बचा है भाई ये। यहाँ से भाई आप इसकी पहले बार ना इस चढ़ाई का आप आइडिया लगा लो भाई। यहाँ से आप एक व्यू पहले आप सामने का कैप्चर कर लो और एक व्यू आप अब पीछे का कैप्चर कर लो भाई। और आप ये समझ सकते हैं कि इस किले को देखने आने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ के जो राजा थे, राव राजा। वैसे राव की उपाधि तो इनको अकबर शासनकाल के समय में मिली थी, पहले आगे राजाओं को राजा कहते थे। तो राजा बरसिंह हाड़ा चौहान या राजा बरसिंह हाड़ा चौहान, राजा बीर सिंह हाड़ा चौहान, एक ही व्यक्ति के तीन अलग अलग अभिलेखों में अलग अलग नाम। उन्होंने 1354 ईस्वी के अंदर इस किले को बनाया था भाई। अब किले को बनाने की जो मेन वजह थी ना, वो थी यहाँ आसपास के जो शासक थे, जिसमें मालवा हो गया, मेवाड़ हो गया और गुजरात हो गया। यहाँ के शासक इस स्थान को अपने अधीन में रखना चाहते थे। तो इधर के राजाओं ने सोचा क्यों ना सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए किले का निर्माण करवाया जाए। तो इसलिए 1354 के समय में पड़पोते राजा देव सिंह चौहान हाड़ा के, उन्होंने इस किले की शुरुआत कर दी थी, बहुत बड़े लेवल पर जो आज हम देख रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो इधर के शासक थे ना, उन्होंने बूंदी को, आप जब पूरा इतिहास सुनेंगे ना, तो वैसे बूंदी जो रियासत थी वो बहुत पनपी अपने वक्त में, लेकिन सभी दिल्ली में बैठे हुए जितने भी शासक थे ना, उन्होंने बूंदी के राजाओं को शतरंज के मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। अलग अलग जगहों पर युद्ध के लिए भेजा, अपने अधीन रखा, कभी इसको स्वतंत्र किया, कभी अपने अधीन लिया, कभी इसका जो पड़ोसी क्षेत्र है आज का कोटा, कभी उस क्षेत्र को बूंदी के अधीन किया, तो कभी उसको बूंदी से अलग कर दिया। तो ऐसा हम इतिहास के अंदर ये समझ सकते हैं कि तारागढ़ के इस किले को बनवाने वाले राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र करने की पूरी कोशिश करी। और यहाँ के जो शासक थे ना, जब आप पूरा इतिहास समझ लेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो मेवाड़ के महाराणा थे, उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी इस स्थान को अपने अधीन लेने के लिए। अपने अधीन लेने की जो खास वजह वो क्या होती थी कि यहाँ से उन्हें ना रेवेन्यू जनरेट होती थी, मनसबदारी मिलती थी। तो इसलिए सभी जो अलग अलग रियासत के राजा थे वो इन किलों को अपने अधीन में लेना चाहते थे। बाकी जो इसका इतिहास है पुराने, अगर हम कुछ अभिलेखों को उठाकर देखते हैं, खजूरी का अभिलेख हो गया, और उसमें इसका जो नाम आता है बूंदी का, जो आज का बूंदी है, इसको बोलते हैं वृंदावती बोलते हैं। और दोस्तों इन अभिलेखों का जब आप जिक्र देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये स्थान तो वृंदावती है, तो इसका नाम बूंदी कैसे पड़ा।
उसके पीछे भी यहाँ पर दो बातें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हाड़ा चौहानों का शासन यहाँ होने से पहले जो सरदार मीणा बूंदा थे वो यहाँ रहते थे भाई। कुछ लोगों के अनुसार, इतिहासकार के अनुसार, इस जगह का नाम मीणा बूंदा की वजह से पड़ा। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि एक घाटी थी यहाँ पे जिसका नाम है बंदू घाटी। और उस घाटी पर सबसे पहले 1341 के वक्त में देव सिंह हाड़ा चौहान ने अपने कदम रखे थे, तो उसकी वजह से इस स्थान का नाम बंदू से बूंदी पड़ा। तो इतिहासकारों के अपनी अपनी अलग मत है। मैंने दोनों बातें आपको बता दी हैं, आपको कौन सी स्वीकारनी है वो आप देख लेना। तो भाई यहाँ से लगभग हम इस किले के मुख्य द्वार पर आ चुके हैं और यहाँ से हमारा जो किला है वो लगभग शुरू होने की कगार पर है। तो अब हम आगे की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि इस किले के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या और नया आपको हम बता पाते हैं। बूंदी के तारागढ़ किले के सबसे पहले दरवाजे पर जब हम आए तो दोस्तों हमने यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 इंच लंबी लंबी किले देखी भाई। और ये उसी वक्त का दरवाजा आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है और इसका आधा जो हिस्सा है वो तो बंद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो होल दिख रहा है इसके पीछे लकड़ी का एक लट्ठा लगाते थे ताकि दरवाजा बंद होने के बाद में इसको खोल पाना मुश्किल हो। यहाँ पर सैनिक वगैरह तैनात रहते थे, ऊपर रहते थे ढोल नगाड़ा लेकर और अपने पास में अस्त्र शस्त्र लेकर। अंदर की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ की सीढ़ियां और इसके साथ में बना हुआ ये वाला जो हिस्सा है सैनिकों के बैठने की, खड़े होने की एक चौकी दिखाई दे रही है और इसके यहाँ पर खंडर भाग दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद दोबारा से हमें यहाँ थोड़ा सा स्टीपर होकर जाना पड़ेगा और एक दरवाजे को यदि दुश्मनी सेना भेद देती है तो इसके बाद जो दूसरा दरवाजा है वो बिल्कुल एक राउंड शेप लेकर आता है और सीधा सैनिकों को दिखाई भी नहीं देगा कि यहाँ पर एक दूसरा दरवाजा भी बना हुआ है। आप इस दरवाजे का व्यू देखिए और यहाँ की जो बनावट है वो आज भी हमें उन राजाओं के इतिहास को समझने में मदद करेंगी। और दोस्तों छोटा दरवाजा सामान्य लोगों के लिए खुलता था, बड़ा दरवाजे यहाँ के राजा आते थे तब खुलता था। तो आज हम अंदर की तरफ जाएंगे और यहाँ पर आइए आप। आज तक हमने किसी भी किले के दरवाजे पर इतना बड़ा ताला नहीं देखा दोस्तों। ये है राजा महाराजाओं के समय का तकरीबन 15 किलो वजनी ताला और इसको किस प्रकार से खोलते होंगे, यहां से इनकी चाबी लगती होगी, हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। बस इतना पता है कि ये आज के वक्त में यहाँ पे लगा हुआ है और इस प्रकार से ये बंद किया जाता था और इससे हम उस समय की जो विरासती चीज है उसको भी देख पा रहे हैं। यहाँ के अंदर के कुछ व्यू को हम कैप्चर कर लेते हैं, राइट लेफ्ट वाले हिस्से को। यहाँ पर भी कुछ लगातार ये कमरे बने हुए हैं, यहाँ वाले हिस्से को आप देख सकते हैं और यहाँ पर सैनिक वगैरह बैठे रहते होंगे। इधर वाले हिस्से को भी हम देखेंगे, कुछ कमरे बने हुए हैं, सेम इसी प्रकार के जो कमरे हैं वो यहाँ वाले हिस्से में बने हैं। और दोस्तों ऊपर की तरफ जो आपको ये हुक्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर वो मशाल वगैरह लेते थे और रोशनी का इंतजाम किया करते थे। अब यहाँ की एक एक चीज़ों को हम समझेंगे। सामने की तरफ भी सैनिक रहते थे, पूरे जो शहर का व्यू कैप्चर किया करते होंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं भाई ये अलग अलग यहाँ पे कक्ष कमरे से बने हुए हैं। इसी के अंदर दोस्तों में रानी का महल भी देखने को मिलेगा, यहीं पे सैनिक चौकियां देखने को मिलेंगे, सभी सैनिक चौकियां हैं भाई ये। और देख सकते हैं आज के समय में कितना डर सा हमें लग रहा है इस जगह को घूमते वक्त। अगर यहाँ पर गार्ड वगैरह ना हो तो दोस्तों आप अकेले आने के बारे में सोचेंगे तो आपको सच में डर लगेगा, क्योंकि चारों तरफ आप अपनी नज़र को घुमाइए भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ खंडर दिखाई देने वाला है, इसके अलावा कुछ और नहीं दिखेगा। एक बार यहाँ पर हम एक इमारत है उसको कैप्चर करते हैं और देखते हैं कि ये जो इमारत है वो क्या अपने इतिहास को बयां करती है अपनी बनावट से। दोस्तों यहाँ पर हम उस वक्त का एक बहुत बड़ा पानी का टांका देख पा रहे हैं। यहाँ पर पानी स्टोर करके रखा जाता था और किले में सैनिक, राजा रानी और उनके मुख्य जो मंत्रीगण होते थे वो पानी की व्यवस्था को यहीं से पूरा किया करते थे। आज के वक्त में इसकी जो बनावट है उसको देखकर ये हमें काफ़ी लुभावनी भी लग रही है और आप ये समझ सकते हैं कि पहाड़ के इतने ऊंचे वाले हिस्से में पानी स्टोर करने के लिए बारिश पर निर्भर रहते होंगे। बारिश का सारा जो पानी है वो यहाँ पर इकट्ठा करके साफ रखा जाता था ताकि
जिस समय पानी की कमी हो तो उस समय ये जो बावड़ी है, ये जो टांका है पानी का, वो मदद करे। और अब हम एक यहाँ पर भी इमारत बनी हुई है। साफ तौर पर ये पता लगता है दोस्तों कि यहाँ पर वो जो सैनिक वगैरह थे वही रहते थे। तो ज़्यादातर अभी तो हमें यहाँ पे सैनिक चौकी वगैरह देखने को मिली है इस किले के अंदर, और पानी का एक टांका देखने को मिला है। अब दोस्तों सामने वाला जो हिस्सा है वो है यहाँ की रानियों का महल, और ये होगा सबसे ज़्यादा यहाँ का एक प्रमुख कक्ष जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे। आओ दोस्तों।